नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि यहां पर हम आपको बता रहे थे पर्यावरण संबंधित प्रमुख समझौते, तो पर्यावरण से संबंधित प्रमुख समझौतों का लेक्चर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और लेक्चर 1 में काफ़ी समझौतों को बताया है। आज आपका लेक्चर 2 में हम यहाँ पर आपको बताएंगे कुछ समझौतों के बारे में। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है ग्रीन पीस, तो ग्रीन पीस का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में है। कहाँ है? नीदरलैंड के एम्स्टर्डम शहर में है। और इसका संबंध किससे है? पर्यावरण से संबंधित है। ये आपके पेपर टेट में पूछा जा चुका है कि आपका ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ बना हुआ है, तो एम्स्टर्डम में है। और एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड में है। और इसका जो गठन हुआ था ग्रीन पीस का, कब हुआ था? 1986 में हुआ था। और इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो रखा गया था हरित एवं शांतिप्रिय विश्व के रूप में, यानी एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए, क्योंकि विश्व में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई थी, उन घटनाओं पे जो है क्या रखना, नियंत्रण रखने के लिए इस संस्था का गठन किया गया था। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर एक और आप देखिएगा संस्था का नाम क्या है, जिसका नाम है क्या? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जैसे आपका यूएनईपी इसको बोला जाता है, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, शॉर्ट में इसका नाम होता है यूएनईपी। तो इसका कभी कभी एग्जाम में आपका फुल फॉर्म पूछ लेता है, या कभी कभी इसका मुख्यालय पूछ लेता है, या इसका जो है पूछ लेता है कि उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा, जैसा कि हमने बताया था स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जब 1972 में हुआ था, उसी सम्मेलन के अंतर्गत इसका जो है मुख्यालय स्थापित किया गया था। तो देखेंगे आपका यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में है। कहाँ पर? नैरोबी कहाँ है? केन्या। और ये कहाँ पर है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। और यूएनईपी का गठन देखेंगे कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। यूएनईपी का गठन हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण नीति के विकास का संचालन करना था। क्या था? विकास का संचालन करना। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय यानी पर्यावरण संबंधी बहुत सारे समझौते सम्मेलन सब हो रहे थे, उसी के क्रम में आपका ये सबसे पहले स्थापित किया गया था। आपका क्या? जो नैरोबी में है यूएनईपी का मुख्यालय। ठीक, तो वैश्विक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण नीति का विकास का संचालन करना, इसका क्या था? उद्देश्य था। तो इन्हीं 3 पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा, मुख्यालय, गठन और उद्देश्य क्या था। आगे हम बात करते हैं। आपका देखिएगा यहाँ पर अगला क्या है, तो यहाँ पर देखिए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी इसका WWF। तो इसका फुल ही फॉर्म पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जामों में, टेट में 2-3 बार आ चुका है और पिछली बार भी टेट में आया था कि जो है WWF क्या है। तो WWF क्या है? एक संस्था है। ये संस्था कहाँ से संबंधित है? तो पहले तो देखिए इसका नाम पहले अच्छे से याद कर लीजिएगा, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो यहाँ पर इसका मुख्यालय, इसका कोई स्पेशली मुख्यालय नहीं है WWF का, ये याद रखना है। और ये इसका गठन कब हुआ था? ये क्योंकि एक जो है संस्था कैसी है? प्राइवेट संस्था है। और इसका मुख्यालय आप देखेंगे, इसका गठन देखेंगे तो कब हुआ? 29 अप्रैल 1961 को हुआ था इसका गठन हुआ था। और इसका उद्देश्य तो देखेंगे पर्यावरण को नष्ट होने से रोकना एवं प्रतिकार करना, यानी कि इसमें कई नियम कानूनों को लागू करना, यानी कई प्राइवेट संस्थाओं को मिला करके पर्यावरण संबंधी संरक्षण के नियम कानूनों को बनाना था। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1986 में इसका नाम वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर किया गया था, लेकिन जब इसका प्रारंभिक नाम क्या था? वर्ल्ड वाइड फंड, यानी जब इसके गठन हुआ था तो नाम तो वर्ल्ड वाइड फंड था केवल, लेकिन इसका नाम 1986 में हुआ था क्या? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो आपसे ये पूछा जरूर जाता है कि इसका फुल फॉर्म बताओ। ये जो है नाम बाद में रखा गया था। आगे देखिएगा, अब आगे की अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से आप देखिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, CPCB, अब यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब इसका देखिएगा गठन कब हुआ था, गठन देख सकते हैं गठन कब हुआ इसका। तो यानी कि यहाँ पर आपके भारत में प्रदूषण के नियंत्रण संबंधित, यानी कि प्रदूषण जो बहुत फैलाता है उसी को नियंत्रित करने के लिए 1974 में इसका गठन किया गया था। अगर आप देखेंगे क्या करना है, उद्देश्य क्या है? मुख्यतः प्रदूषण को रोकना, प्रदूषण को नियंत्रित करना। और आप देखेंगे इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय आप देख सकते हैं कहाँ पर है, तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय आप देखेंगे कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय बना हुआ है। अब देखिए वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना, तो ये सारे अधिनियम आप देखते रहेंगे। वायु प्रदूषण अधिनियम कब बना?
आपका 81 में वायु प्रदूषण अधिनियम बना था। इसी तरीके से जैव विविधता अधिनियम देखिए कि जैव विविधता अधिनियम बना कब, तो बना कब आपका बना जो है जैव विविधता अधिनियम बना 2002 में, और ये लागू कब हुआ, तो लागू हुआ था 2003 में। जैसे आप जानते हैं कि 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और जैव विविधता का मतलब सीधा सीधा हमने बताया क्या है कि जो है किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की और प्लस पेड़ पौधों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं, क्या जैव विविधता होता है। जैसे भारत में आपने बताया था कि भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, केरल में, केरल के शांत घाटी में पाई जाती है, और ऐसे पश्चिमी घाट में भी पाई जाती है। विश्व में आप देखेंगे तो भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, जैव विविधता पाई जाती है। यानी कि जहाँ पर वर्षा होगी वहाँ पर जीव जंतुओं का पनपने का अवसर ज़्यादा मिलता है। आगे देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा वन्य जीव संरक्षण की प्रमुख परियोजनाएं। अब जीव जंतुओं से संबंधित कुछ योजनाएं हैं, तो उसमें देखिएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना कब, तो 1972 में बना। कब बना, वन्य जीव संरक्षण यानी कि जो जीव जंतु हैं वनों में रहने वाले उनके संरक्षण संबंधी एक नियम बना। कब बना, तो 1972 में बना था। और भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन 1985 में हुआ था। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं। ठीक, भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब, 1985 में। अब आगे देखिएगा, आगे अगर आप देखेंगे कुछ यहाँ पर संगठन देख लीजिएगा, एक एक लाइन में है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे आप देखिएगा बाघ परियोजना, बाघ परियोजना कब बनी, तो 1973 में। कब बनी, बाघ परियोजना कब बनी, 1973 में बाघ परियोजना बनी, बाघों के संरक्षण से संबंधित। आगे देखिए कछुआ संरक्षण अधिनियम, कछुआ संरक्षण अधिनियम कब बना, 1975 में बना। और कछुआ जैसे आपका कछुआ संबंधित एक जो है अभयारण्य है वो कौन सा है, भीतरकनिका अभयारण्य। भीतरकनिका अभयारण्य कहाँ पर है, तो भीतरकनिका अभयारण्य कहाँ पर है, उड़ीसा में बना हुआ है आपका भीतरकनिका अभयारण्य, जो कछुआ के संरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए गैंडा परियोजना, तो गैंडा परियोजना यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कब बना, तो ये 92, यहाँ पर 1987 में बना। कब बना, 1987, ये गलत टाइप हो गया है, 1900 यहाँ पर आपका 87 होगा, ये आपका गलत दिया हुआ है। यहाँ पर 1987 में गैंडा परियोजना बना था, 1987 में। आप देखिएगा हांगुल परियोजना, हांगुल परियोजना यहाँ पर ये गलत टाइप हो गया है, 1900 कब का है, 70 में है। अब देखिए जैसे हांगुल परियोजना है, तो हांगुल एक जो है आपका रेंडियर प्रजाति का क्या होता है, हिरन होता है। क्या होता है, हिरन होता है, जो भारत में कहाँ पाया जाता है, एक अभ्यारण्य है दाची गम अभ्यारण्य, और जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। वहीं पर ये रेंडियर प्रजाति का एक हिरन पाया जाता है जिसको हांगुल कहा जाता है। और ये आपका जो है हांगुल परियोजना के बारे में 1970 याद रखिएगा। अगला देखिए वन अधिकार अधिनियम कब बना, 2006 में हुआ। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जनजातीय लोग जो वनों में निवास कर रहे थे उनसे संबंधित अधिनियम बन गया था, क्योंकि जो भी वहाँ के उत्पाद होते हैं और उनको कुछ नियम दे दिया गया था, कुछ अधिकार दे दिए गए थे। ये अधिकार कब दिए गए थे, तो 2006 में दिया गया था। आगे बात करते हैं, आगे देखिएगा कुछ और अधिनियम हैं उनके बारे में भी देख लीजिए। जैसे ओजोन संरक्षण दिवस आपको पता है कब मनाया जाता है, तो ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ओजोन संरक्षण के ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस करती है, तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक नुकसानदायक है। और ओजोन परत किस मंडल में अगर पाई जाती है, अगर ये पूछा जाए तो किस मंडल में, समताप मंडल। समताप मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, जो पृथ्वी के सबसे पास की परत होती है वो क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सी मंडल होता है, समताप मंडल। और समताप मंडल में ही आपकी क्या है, ओजोन परत है, और ओजोन परत से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों को क्या करता है, रोकता है। आगे देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन, अब हमने बताया था कब हुआ था, आपका 1987 नहीं हुआ था ये स्टॉकहोम सम्मेलन, ये भी गलत यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 1900 कब है, 72 है। कहाँ, स्वीडन के स्टॉकहोम में, ठीक है। तो ये यहाँ पर गलत टाइप हो गया है। आगे देखिएगा ओजोन परत समताप मंडल में है, ठीक है। आगे आप देखिएगा यहाँ पर गैंडा परियोजना, गैंडा परियोजना अभी हमने बताया कब है, 1900, गैंडा परियोजना कब की है, तो 1987 की है। कब की है, 1987 की है। आगे देखिएगा, हाँ आगे देखिए ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है।
ग्रीन हाउस गैसें कुल कितनी है, सीधा सीधा यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस गैसें कितनी है, तो ग्रीन हाउस गैसें कितनी हैं, तो 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं। अब देखिए 6 ग्रीन हाउस गैसों में जो सबसे ज़्यादा कौन सी होती है, इफेक्टिव जो है CO2 होती है। CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है, जबकि ओजोन के लिए कौन सी है, तो CFC है। अब देखिए ग्रीन हाउस लिखा भी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस है। जो कोयले की खान से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है, तो नाइट्रोजन है, कितने परसेंट, 78%, और ऑक्सीजन कितनी है, 21%। इन बातों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे देखिए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ खास बातें लिखी हुई हैं, इसको भी आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो हम आपको पीछे पढ़ा चुके हैं। एक एक लाइन में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो पर्यावरण संबंधित जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं वो सारे आपके सॉल्व हो सके। तो जैसे लिखा हुआ वायुमंडल के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ है। ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका PCS प्री लगा हुआ है, और PCS प्री में कम से कम जो है 8 से 10 से 12 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ से आपके मिलेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर ओजोन परत के लिए अभी हमने बताया CFC। अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, जो अम्ल वर्षा एसिड रेन होती है उसके लिए कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड जो है आपकी ये उत्तरदायी गैस होती है। आगे देखिएगा जो पशु होते हैं, जो पशु जुगाली करने वाले पशु होते हैं, यानी जो पागुर चलाते हैं, या जो आर्द्र भूमि होती है, दलदली भूमि होती है, ठीक है, जो धान के खेत होते हैं, इनसे कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है, CH4 गैस। अब देखिए जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, कब हुई थी, 1984, दिसंबर 1984 में हुई थी। इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसका शॉर्ट फॉर्म में क्या मिक गैस बोला जाता है, जो 1984 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका भी याद रखिए, मिक गैस किसे कहते हैं, सीधा आता है, तो मिक गैस को मिथाइल आइसोसाइनेट कहते हैं। और भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी 1984 में, इसमें यही गैस क्या हुआ था, रिसाव हुआ था। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पर आगे देखिएगा जो गिद्धों की संख्या, यानी गिद्ध जो समाप्त हो रहे हैं, इन गिद्धों की समाप्ति के लिए उत्तरदायी दवा कौन सी है, तो यानी जो गिद्ध समाप्त हो रहे हैं उनके लिए उत्तरदायी दवा कौन सी है, डाइक्लोफेनाक सोडियम है। ये क्या है, पशु दर्द निवारक एक दवा है। उसी के पशु निवारक दवा जो पशुओं को दी जाती है, उससे जो पशु मर जाते हैं, उन्हीं मरे हुए पशुओं को जो ये खाते हैं आपके क्या, गिद्ध, उन्हीं से आप गिद्धों में जो है प्रभावित करती है वो दवा, और उसी से गिद्धों की संख्या क्या हो रही है, विश्व में समाप्त हो रही है, यानी गिद्ध अब बहुत कम ही बचे हैं। अब ग्रीन मफलर वाला शब्द देख लीजिए, ग्रीन मफलर क्या किससे संबंधित है, तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। आपका ये हो गया आपका चैप्टर जो पर्यावरण का था, सेकंड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपको एक एक लाइन में अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे हम इसकी आपको प्रैक्टिस करा देंगे, क्वेश्चन कौन कौन से बनने वाले हैं क्या हैं। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट माध्यम से आप बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा, इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। धन्यवाद।